हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है जनजातियां, यानी कि उत्तराखंड की जनजातियां, जिसमें थारू हम कंप्लीट कर चुके हैं और जौनसारी की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तीसरी वीडियो जो है वो आज मैं बनाने वाली। थोड़ा सा जौनसारी जनजाति की जो है वो छूट गई थी। कौन प्रथाएं जो है वो छूट गई थी, है ना। तो थोड़ी सी 10-12 मिनट की एक वीडियो होगी और फिर हमारा जौनसारी जनजाति भी खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री भी हमारे साथ में चली रही है, जिसमें कार्तिकेय वंश पर अभी हमारा चल ही रहा है, खत्म हुआ नहीं, है ना। तो लास्ट टाइम जो जौनसारी जनजाति की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक कमेंट आया था, नाम मैं भूल रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ, मैंने बताया था आपको, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बताया था, ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड। उन्होंने बोला था, मैंने गलती से मैंने पढ़ा था कि एक तिहाड़ होती है ना, तिहाड़। तो उन्होंने बताया कि तिहाड़ नाम का उनके यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। उनके यहाँ तिहाड़, मैंने बोला था किसे बोलते हैं, मतलब तिहाड़ जेल, वैसे तो हमने जेल ही पढ़ा है, लेकिन तिहाड़ उन्होंने बताया था कि जो स्त्री या पुरुष जिनको जो है घर से या गांव से निष्कासित किया जाता है, उन्हें तिहाड़ नहीं बल्कि उन्हें तियाड़ा कहा जाता है ना। उनको क्या कहा जाता है? तियाड़ा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो और आपके वहां पर, है ना, गांव से बहिष्कृत या खुमरी, जो इनकी पंचायत है उसको खुमरी कहा जाता है ना। तो मैंने बताया था, तो उन लोगों को तियाड़ा कहा जाता है, तिहाड़ नहीं। तिहाड़ तो फिर गलत वर्ड है। तो आप अपने मतलब नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो हमें साथ में अपनी संस्कृति के बारे में भी बता देते हैं और एग्जैक्ट वर्ड भी बता देते हैं। तो थैंक यू सो मच उन भाई का जिन्होंने मैसेज किया था, है ना। और इसके अलावा भी मैं कुछ गलत बोल लेती हूँ या किताबों में कुछ मिसप्रिंट है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो। आप पर्टिकुलर उस संस्कृति से, उस मतलब एरिया से बिलोंग करते हो, है ना। तो चलिए फिर आज थोड़ा सा जो बचा है उसको खत्म कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रथाएं जो है बची थी, तो हम पढ़ रहे थे जौनसारी जनजाति, है ना, जौनसारी। और जौनसारी में आज हमारी तीसरी क्लास, 2 क्लास ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्रथाएं रह जाती है ना, प्रथाएं रह जाती है और बड़ी अच्छी अच्छी प्रथाएं भी, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, इनके यहाँ एक प्रथा होती थी राग डाग। आप इसका काउंटर कर सकते हो, है ना। अगेन मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। जो भी भाई ये वीडियो देख रहे थे उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल विरोध कर सकते हैं इस चीज का, या विरोध मतलब उस तरीके से नहीं कि लाठी डंडा लेके, मतलब इस तरीके से कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। क्योंकि किताबों में जो चीज मेंशन है, गूगल में जो चीज मेंशन है, मैं उसी को आप तक पहुंचाती हूँ। क्योंकि पर्टिकुलर मैं भी जा करके छानबीन करके नहीं आई हूँ, है ना। तो राग डाग प्रथा में क्या होता है, बोला कुछ स्त्री पुरुष के पास इतनी ज्यादा पावर होती है। वहां की जो स्त्री पुरुष है उनके पास क्या है, कुछ अलग सी पावर, जस्ट अ वेट, है ना। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती है, कुछ ऐसी पावर होती है, वो किसी की भी क्या करते हैं, जान ले सकते हैं। तो पता नहीं ये मतलब जान ले सकते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत आप बोल सकते हैं। और जो भाई कमेंट करते हैं खूब सारे, जिन्होंने कमेंट भी किया था कि वो सिविल इंजीनियरिंग के साथ है, उनको अपनी संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है ना। आई थिंक संजय करके नाम था या कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट, है ना। तो वो मुझे बोल सकते हैं, अगर उनके पास टाइम है तो हम बिल्कुल डेफिनेटली विजिट करेंगे और थोड़ी सी और जानकारी जो है लेना चाहेंगे, अगर उनके पास समय है। और वो कोई ऐसा उनके यहाँ बुजुर्ग है, व्यक्ति है, जो पुराने उनके रीति रिवाजों को भी हम तक साझा कराए, ताकि हम उसे दुनिया को भी बता पाए कि ऐसी संस्कृतियां भी भारत में, मतलब भारत को ही बता पाए सबसे पहले। तो दुनिया तो बहुत दूर की बात, लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं तो दुनिया तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती है ना। खैर, तो ये बोला क्या है, राग डाग प्रथा है। इसमें क्या हो सकता है, जो स्त्री पुरुष है उनके पास शक्तियां होती हैं। एक होती है दूसरी प्रथा है इसमें, गणाद प्रथा, है ना। गणाद प्रथा, आप बता देना मैं सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ, और जो चीज मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट यही है या गलत है, जैसे आपने बताया था पहले, है ना। तो गणाद प्रथा में क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होगा कि किसी उसके द्वारा, किसके, शत्रु परिवार के मकान में जादू टोना किया जाता है ना। तो ये एक बात है कि मतलब जैसे किसी से दुश्मनी हो गई तो उसके जो है परिवार पर टोना टोटका किया जाता है। इस टाइप से गणाद प्रथा इसको कहा जाता है ना। आई थिंक इसको ही बुर्जिया भी बोलते हैं, ऐसा लिखा है, आप बताना। बुर्जिया,
तो ये एक बात हो गई, ये भी एक प्रथा है ना। दूसरा देखें, माली प्रथा है। तो माली प्रथा क्या होती है? माली प्रथा, तो इसमें क्या है कि जिस पर जो है, जिस पर देवता नाचता है ना, जिस पर देवता नाचता है। अब ये प्रथा क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला कि जिस पर देवता नाचता है। अब ये प्रथा कैसे हो सकती? या तो ऐसा होगा ये कि जिस पर देवता नाचता है उसे माली कहा जाता है ना, ऐसा कुछ होता है। हमारे यहाँ होता है ना कि मतलब किसी पे देवी आती है, हर एक भगवान के स्वरूप है और किसी न किसी पर अवतरित होते हैं। पूरी तरीके से धार्मिक चीजों का खंडन करना बिल्कुल बुद्धिमत्ता नहीं है ना। और धर्म वर्म के बारे में थोड़ा सा कम ही बोलने में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है एग्जैक्ट, और हवा हवा में बातें करना समझदारी नहीं है ना। या तो आप बिल्कुल प्रॉपर, आपको कंफर्म हो, आपको पता हो, तब आप उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस पर देवता नाचते हैं उसको माली कहा जाता होगा, ये प्रथा नहीं होगी, क्योंकि ये प्रथा नहीं है, पर्टिकुलर उसे कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस पर देवता नाचता है उसको पर्टिकुलर एक नाम बोलते हैं, मैं अभी भूल गई हूँ उसका नाम। तो शायद इन लोगों के यहाँ ऐसा बोला जाता होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पसवा, हमारे यहाँ जिन पर देवता नाचता है उसे पसवा कहा जाता है, पसवा, है ना। तो हो सकता है कि इन लोगों के यहाँ माली कहा जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऊंझा प्रथा। एक है ऊंझा, है ना। तो ऊंझा प्रथा देख लेते हैं कि ऊंझा प्रथा में क्या है। ये सारी प्रथाएं हैं, है ना। और इसमें क्या है कि झाड़ फूक करके तबीयत ठीक करने की ये प्रथा है। कि मतलब जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अभी इसकी तबीयत खराब नहीं हो रही, बहुत बार डॉक्टरों को दिखा दिया, अलग अलग ट्रीटमेंट कर ले, सब कुछ कर लिया, फिर भी कोई इंसान ठीक नहीं होता है, तो फिर हम आ जाते हैं, कहते हैं ना जहाँ दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। तो हम लोग मानते हैं, तो ठीक है, ये ओझा प्रथा उसी की है कि अगर आपकी दवाइयाँ ठीक मतलब काम नहीं कर रही हैं, तो फिर आप इस तरीके की भी कर सकते हो कि थोड़े मंत्र उच्चारण करके भी आप तबीयत ठीक कर सकते हो। और इसमें क्या क्या किया जाता है कि दूध जो होता है, पक्षी का जो पंख होता है, पर्टिकुलर किसी पक्षी का नाम तो कहीं मेंशन नहीं था, तो पक्षी का पंख को दूध में डुबाकर छींटे मारे जाते हैं, इसे बोला जाता है ओझा प्रथा, है ना। हमारे यहाँ शायद गरुड़ के पंख को या कुछ होता है ऐसा, मुझे भी ज्यादा ध्यान नहीं है, उससे भी होता है, तो सेम ही चीज है सबके। तो ये भी क्या है, ये प्रथा भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है बाईथा प्रथा, है ना। तो इस प्रथा में क्या होगा? बाईथा प्रथा। आप बताना कि इसमें क्या होता है? बाईथा प्रथा में कहा जाता है कि पहले के समय पे जब किसी व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं होती है, जैसे उसने दवा दारू भी कर लिया, है ना, दारू तो नहीं, दवा कर लिया उसने, लोकल भाषा में बोला ना, बल दवा दारू भी कर ली, ठीक नहीं हुई, है ना। तो मतलब उसने दवाई दुवाई सब कुछ कर लिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, ओझा प्रथा से भी ठीक करने की कोशिश करी, नहीं ठीक हुआ, तो फिर क्या किया जाता है? बीमारी ठीक करने के लिए फिर पशु बलि दी जाती है ना, पशु बलि। अब है ना, पशु बलि। तो ये भी आप बताना, ये आज भी है या पहले के टाइम पे था, या एग्जैक्ट इसमें क्या सिनेरियो बनता है ना। उल्टाव प्रथा, उल्टाव प्रथा ये भी एक प्रथा है। उल्टाव प्रथा में क्या होगा कि परेशान व्यक्ति का वापस करना, मतलब जादू टोना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उल्टाव में क्या होगा कि जैसे जैसे किसी ने किसी पर वो कर लिया, झाड़ फूक वगैरह कर लिया, तो आप उसको उल्टाव कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हो कि आपकी तबीयत वबियत ठीक हो जाए, झाड़ फूक आप पे न होकर के उसी पर हो जाए, इस टाइप से कुछ होता होगा। उल्टा मतलब उल्टा करना, है ना। उल्टा प्रथा क्या है? परेशान व्यक्ति का वापस जादू टोना करना, बस उस व्यक्ति पे। जैसे किसी ने मेरे लिए परेशानी क्रिएट करी, तो मैंने क्या किया, ये प्रथा अपनाई, मतलब जो भी इसमें होता होगा, और वो अपने जो मुझे परेशान हो रहा है वो सामने वाले को हो जाए, इस टाइप से कुछ होता होगा। बताना आप ये सही है या गलत है। एक है पुंगरा प्रथा, है ना। पुंगरा प्रथा, पुंगरा प्रथा देखते हैं क्या होती है। तो पुंगरा प्रथा क्या होती है इसको समझते हैं। पुंगरा प्रथा में क्या होगा? जब कोई व्यक्ति किसी पशु से डर जाता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी पशु से डर जाता है, तो उस डर को भगाने के लिए ये प्रथा अपनाई जाती है ना। पुंगरा प्रथा उस डर को दूर करने के लिए इस प्रथा को अपनाया जाता है। इसमें भी कुछ मंत्र वगैरह किए जाते होंगे, ताकि वो जो जैसे होता है ना एक्चुअल, जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, अचानक से कोई पशु वगैरह दिख गया, हम कहते हैं मतलब इस तरीके से शॉकिंग, हाँ क्या देख लिया, या डर लग जाता है, तो उसे ही
उस वो जो एक झरका आपको लगता है, जो शौक आपको लगता है, उसको दूर करने के लिए पुंगरा प्रथा अपनाई जाती होगी, इसमें भी होता होगा कुछ। और मतलब साइंस कहती है कि ये जो झटका या झरका आपको लगता है, एक्चुअल में ये क्या है, ये जैसे आपने कभी देखा होगा कि क्या होता है कि जैसे आप कहीं सोचने में बिजी हो, है ना, आपका दिमाग कहीं को किसी चीज को बहुत आप बड़े डेप्थ में सोच रहे हो, बड़े डीपली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, और तो जब आपका ब्रेन जो है सोचने में बिजी होता है, तो ब्रेन जो है, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है ना, तो पूरा कार्यभार आपकी मुंडी का किसको सौंप देगा, सेकंड ब्रेन को सौंप देता है, स्पाइनल कॉर्ड को, कि भाई तुम्हारा भाई तो सोचने में बिजी है, अभी तुम संभालो पूरा सिस्टम, पूरे शरीर में कुछ गड़बड़ होगी तो जिम्मेदार कौन रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जब जिम्मेदारी आती है, तो ये भाई बड़ा अलर्ट मूड में होता है, क्योंकि जिम्मेदारी है, जैसे होता है ना, बड़ा आदमी है कोई, उसने पूरे अपना कार्यभार किसी छोटे को दे दिया, तो छोटा वाला बिल्कुल अलर्ट में है कि भाई मेरे आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मेरे से कोई गलती ना हो। भाई भी इसलिए सोच रहा, अरे मेरी वाली मस्त ऐसे करती थी वैसे, अचानक से क्या हुआ, तो सोचने में बिजी, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल अलर्ट मोड में है, और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है 32 जोड़ी नस है, तो 32 जोड़ी नसों को स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि हमारा जो बड़ा भाई है वो सोचने में बिजी है, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना, कोई हलचल ना हो, है ना। तो जैसे ही फिर आप बिल्कुल सोचने में बिजी हो, तो अचानक से कोई आ गया, आपको धक्का दे दिया, हाँ, तो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड और 32 जोड़ी नसें बिल्कुल अलर्ट में, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई। तो जो ब्रेन है वो कहता है भाई कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तुम्हें जिम्मेदारी मुक्त कर रहा हूँ, वापस मेरी जिम्मेदारी मुझे दो। तो वो जो झटका लगता है वो इसकी वजह से है, क्योंकि 32 जोड़ी नसें जब हाँ करते हो तो बिल्कुल अलर्ट मूड में आ जाती है ना। तो वो साइंस की बात है और ये धार्मिक बात है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए, अब ये तो प्रथाएं थी कहाँ की, जौनसार की, बहुत ज्यादा हो गया। अब जौनसार के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, हालांकि जब मैं आपको उत्तराखंड के सारे प्रमुख व्यक्ति एक एक डिस्ट्रिक्ट करके बताऊंगी, या फिर तब भी इनका नाम आएगा, जौनसार व्यक्ति के प्रमुख व्यक्ति हो जाएगा ना, के प्रमुख व्यक्ति, बट अभी भी मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए। तो थोड़े से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही है, और एक शॉर्ट्स मैंने इन पर भी बनाया था, अगर आपको याद होगा, किसी ने वो देखा भी होगा। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं, देख लेते हैं, वीर केसरी चंद, है ना, वीर केसरी चंद, केसरी चंद, वीर केसरी चंद। तो इनको क्या कैसे आप भूल सकते हो, क्योंकि इन्हीं के नाम पर आज भी क्या है, जौनसार में हर साल जो है 3 मई को एक मेला लगता है, जिसे चौली थात का मेला कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ, थोड़ा इनका बेसिक सिनेरियो समझ लेते हैं पहले। इनका जन्म हुआ था कब, 1 नवंबर 1920 को, है ना, कब, 1920 को इनका जन्म हुआ, किसका, वीर केसरी चंद का जन्म हुआ। ठीक, क्यावा गांव, कहाँ हुआ, क्यावा गांव, क्यावा गांव में इनका जन्म होता है, कब, 1 नवंबर 1920 को। ठीक, और क्यावा गांव कहाँ पड़ेगा, अगर आपसे ऐसे पूछ लेगा तो आप चक्राता देहरादून नहीं बोल सकते हो, जौनसार पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना। अच्छा, जौनसार क्षेत्र के शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं ये जो शहीद हुए थे, है ना, के प्रथम व्यक्ति हैं जो शहीद हुए थे। तो इनका नाम इसमें क्वेश्चन, आई थिंक ये पीवाईक्यू भी है कि जौनसार व्यक्ति के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो शहीद हुए थे, तो वो कौन हो जाएंगे वीर केशरी चंद हो जाएगा, है ना। अब इनके ऊपर अंग्रेजों ने मुकदमा लगा दिया कि मणिपुर, अब इनके बारे में बहुत सारी स्टोरियां चलती है, एक दो स्टोरियां मैं आपको बता देती हूँ। पहली स्टोरी क्या चली कि पहले ये मतलब आर्मी में ही भर्ती थे, फिर इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया था। आर्मी तो उस टाइम आप 1920 की बात कर रहे हैं, तो 1920 में हम आजाद नहीं हुए थे, तो अंग्रेजों की ही आर्मी थी, फिर इन्होंने आर्मी छोड़ दी। आर्मी जब छोड़ी, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से चलना पड़ता था, तो ये आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई, जो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, है ना। तो आजाद हिंद फौज में सारे उग्र लोग थे, गरम दल वाले लोग थे, जिनका टेम्परा एकदम गर्म हो जाता था, मार धाड़ वाले थे। कई बार महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच वैचारिक मतभेद भी होता था इस बात पे, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि जितनी भी चीजें हैं वो नरम तरीके से, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए, तो आजाद हिंद फौज वाले कहते थे कि शांतिपूर्वक नहीं होना चाहिए, हमारे देश में आए हैं मार के लसाड़ करके भगाने में ही मजा है ना। तो इनको पता था कि अगर ये आर्मी में रहेंगे तो फिर इनको अंग्रेजों के हिसाब से चलना चाहिए, इन्होंने आर्मी छोड़ करके ज्वाइन कर लिया
आजाद हिंद फौज को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की सेना को। अब दो स्टोरियां चलती है, एक तो ये पढ़ा था मैंने कि मणिपुर, यानी मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, है ना। तो इम्फाल में क्या था कि द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही टाइम था, और इन्होंने जो है अंग्रेजों ने इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने एक स्टोरी क्या पढ़ी थी कि देखिए जो इम्फाल है ना, मणिपुर इम्फाल का एक एरिया था बोला बीच जंगल का, और वहां अंग्रेजों ने एक पुल बनाया था, है ना। तो ये पुल इकलौता पुल था जो यहाँ के बहुत सारे गांवों को आपस में जोड़, मतलब कनेक्टिविटी थी ये बीच में, इधर पूरा शहर था इम्फाल और इधर पूरे छोटे छोटे कई गांव थे, बहुत बड़ा एरिया। तो इकलौता पुल था इस एरिया को जोड़ने वाला। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनको पता था कि अंग्रेज जो है युद्ध करना था इनको, तो इन्होंने इस पुल को ही उड़ा दिया, है ना। और इस पुल को जब उड़ा दिया तो ये गांव से संपर्क टूट गया। तो अंग्रेजों की तरफ से ही ये थे उस टाइम पे, अंग्रेजों को ये बात पता चली, उन्होंने इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि भाई तुमने हमारे साथ नाइंसाफी करी है। किस पे? वीर केसरी चंद पे। एक तो ये था। दूसरा, कहीं स्टोरी ये नहीं है कि भाई इन्होंने पुल तोड़ा या इम्फाल में क्या किया, कहीं सीधा सीधा स्टोरी ये मिलती है कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों द्वारा लगाया गया, और जिसकी वजह से फिर अंग्रेज इनको पकड़ करके कहाँ ले आए? दिल्ली। और दिल्ली में क्या कर दिया था, इनको फांसी दे दी। दिल्ली में बहुत टाइम तक इनको जेल में रखा। जेल में रखने के बाद कई किताबों में मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी यातनाएं इनको दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और फिर इनको फांसी दे दी गई, है ना। तो 3 मई को, कब? 3 मई 1945 को, है ना। मात्र कितने साल के थे? 24 साल के थे। इनको दिल्ली में फांसी दे दी गई, है ना, जेल में ही फांसी दे दी गई। और जौनसार का श्रीदेव सुमन भी इनको कहा जाता है, ये PYQ है ना। जौनसार का श्रीदेव सुमन, देव सुमन भी इनको कहा जाता है, तो ये PYQ है। जौनसार का श्रीदेव सुमन इनको कहा जाता है। 24 साल के थे मात्र जब इनको फांसी दे दी गई, और इनकी ही याद में, मतलब जो 3 मई को इनको फांसी दी गई थी, तो इनकी ही याद में हर साल जो है जौनसार में एक मेला लगता है जिसे क्या कहा जाता है? चौली थाद का मेला, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? चौली थाद का मेला। तो ये आया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है ना। PYQ है कि किसकी याद में लगाया जाता है या किस तरीके से या कब लगता है। और इसी के बगल में क्या है? रामताल गार्डन है। ये पता नहीं क्या लिख दिया इसने, तो आप समझ गए होंगे, रामताल गार्डन। इसके बगल में आई थिंक ये भी PYQ है ना। तो ये एक बात हो गई इनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आजाद हिंद, ये प्रथम शहीद थे, जौनसार क्षेत्र के शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और आजाद हिंद फौज में भी शामिल होने, या वैसे तो उत्तराखंड के, अभी आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग थे जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए, उनमें से एक नाम इनका भी है। किसका? वीर चंद केसरी का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक एक लाइन में समझते हैं। ये तो समझ गए आप। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चौली थाद जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, या चौली थाद का मेला किसकी याद में लगता है, या कब लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, और आए भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब कौन कौन से व्यक्ति थे इनको देखते हैं जो अनुसार के। तो देखिए, राजनीतिक, है ना, राजनीतिक जागरूकता का जनक, जागरूकता, सही लिख रही हो? जागरूकता ऐसे लिखते हैं, का जनक है, का जनक, तो नाम आपको याद ही रहेगा, गुलाब सिंह। और ये पहले मंत्री भी रह चुके थे, है ना। आया क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट, होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। जस्ट वेट, चेक कर लेती हूँ। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा डाउट होता है कि ये सही है या गलत है ना। चलिए दूसरे हैं, जौनसार के प्रथम कवि। आया क्वेश्चन है, जौनसार के प्रथम कवि, है ना, प्रथम कवि। पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट है, प्रथम कवि हैं, इनको कहा गया था क्या? शिवराम, है ना, शिवराम। तो प्रथम कवि है शिवराम, शिवराम। और इनकी एक बुक है, ये आया क्वेश्चन है, बुक है वीर केसरी, मतलब इन्होंने उन्हीं पर लिख दी, वीर केसरी पर ही एक बुक लिख दी, है ना। दूसरा है, आगे देखते हैं, रतन सिंह। आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक कवि, आधुनिक कवि। तो ये कौन है? रतन सिंह, है ना, रतन सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो इनके बारे में, जौनसार का पितामह, आया क्वेश्चन है, जौनसार का पितामह, है ना, पितामह। जौनसार का पितामह किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो भाव सिंह चौहान, जिसके ऊपर भाव होता है वही पिता होता है, भाव सिंह चौहान, ऐसे करके याद करना। जिसके पास भाव है वही पिता हो सकता है। मैं थोड़ा बहुत लिंक करने के लिए, यहाँ तक क्लियर? अरे यार,
बोलेंगे इतनी जल्दी मिटा देती है, लिखने नहीं देती, सॉरी, है ना, मेरे दिमाग से उतर गया। संगीत का जनक, संगीत का जनक, जनक, है ना। तो ये आपको बताना है। ये सारे के सारे आपके PYQ भी हैं इनमें बहुत हद तक, और आए भी है ना। तो ये है नंदलाल भारती, नंदलाल भारती, नंदलाल भारती, नंदलाल भारती। इनको शायद 2017 में कला रत्न पुरस्कार मिला, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है, बताना इसको सही है कि कला रत्न पुरस्कार दिया गया, है ना, पुरस्कार इनको दिया गया। एक बार कंफर्म कर लेना इसको, 2017 में, मतलब 2017 में इनको लोक कला रत्न, लोक कला रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक सेवा का अग्रदूत, ये आया क्वेश्चन है, सामाजिक सेवा का अग्रदूत, है ना, का अग्रदूत। तो ये आपको पता ही है कौन होगा, केदार सिंह, है ना, केदार सिंह। तो सामाजिक सेवा कौन करता है, केदार, और केदार में किनकी मूर्ति है, शिव भगवान की। तो पूरे समाज को कौन चला रहा है, दुनिया को कैसे कौन चला रहा है, केदार सिंह, मतलब भगवान शिव चला रहे हैं ना। और कौन कौन के, मतलब सामाजिक सेवा का अग्रदूत केदार सिंह तो है ही है, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं सारे, अलग से क्या स्लाइड लेनी है। इन्हीं में देविका, 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 होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, देविका चौहान का भी नाम आता है। देविका चौहान, मतलब उनको भी सामाजिक सेवा का अग्रदूत कहा जाता है। और एक और नाम आता है, पहला नाम, दूसरा नाम देविका, और तीसरा नाम आता है आपका कृपाराम जोशी, है ना, कृपाराम जोशी। जो जोशी, चौहान और सिंह, है ना, याद रखने के लिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से अग्रदूत किस किस को कहा जाता है, सामाजिक सेवा का केदार सिंह, देविका चौहान और कृपाराम जोशी, है ना। और गायक है मनोज कुमार, ये आया क्वेश्चन, ओहो, गायक, तो ये है मनोज कुमार, मनोज कुमार, कुमार। और है ना, और एक और चीज है इसमें, गायक में आप उनको भी लगा सकते हो, नहीं, गायक में वो कौन है, वो जुबिन नौटियाल, वो भी तो यहीं के, है ना। तो दो, एक जुबिन नौटियाल, जुबिन नौटियाल। अच्छा एक चीज ये देखना, मनोज कुमार पे देखना, गायक ही है या सामाजिक सेवा का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। मैं थोड़ा डाउट में हूँ, ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसमें सस्पेंस भी हो रहा है, डाउट भी हो रहा है ना। तो चलिए, जौनसारी जनजाति हमारी खत्म हो गई है, और थोड़ी सी लंबी तो जरूर थी, लेकिन एक एक पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाती ही, मतलब जैसे एक ही टॉपिक के कई पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप इनको डिटेल से पढ़ते हो तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और आपका कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ, है ना। PYQ को साथ में लेके चलेंगे, जैसे ही जनजातियां पूरी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आपका बोक्सा, भोटिया और राजी रह जाती है। राजी तो थोड़ी सी ही है, एक दिन में ही, एक वीडियो में ही निपट जाएगी। बोक्सा और भोटिया थोड़ा मेरे ख्याल से पार्ट 1 पार्ट 2 बनेंगे, है ना। तो होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई है। अगर आपको पसंद आ गई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, साथ में आप कमेंट कर सकते हो, जो पर्टिकुलर इस एरिया से बिलोंग करते हैं वो बता सकते हैं कि जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं वो सही है या गलत है ना। तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।